नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। मैं जगदीश परिहार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया सेशन लेके। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पे अच्छे से होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने करते हैं स्टार्ट आज एक और नया सेशन। तो कल अपने इसके 5 सेशन पूरे कर लिए थे, तो आज अपने इसका करेंगे सेशन नंबर 6 स्टार्ट। तो देखो, इससे पहले वाला जो सेशन अपने किया था उसके अंदर अपने लेंस के बारे में किया था कि लेंस क्या होते हैं, लेंसों का अध्ययन क्या कहलाता है, लेंस किसके सिद्धांत पे काम करते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं, इनके बारे में अपने कल कर लिया था। और आज जो अपना नया सेशन है उस नए सेशन के अंदर आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ करने जा रहे हैं। तो आज अपने करेंगे कि उत्तल लेंस व अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, कि अवतल लेंस व उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। देखो, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो इसके अंदर लगभग 6 कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो, जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य रखी हो, जब वस्तु 2f के ऊपर रखी हो, जब वस्तु 2f और f के बीच रखी हो, जब वस्तु f के ऊपर रखी हो और जब वस्तु प्रकाशी के अंदर और f के बीच में रखी हो। तो ये 6 कंडीशन होती है और इनसे संबंधित प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इस सेशन को अपने बहुत ही एक ईजी तरीके से करेंगे। इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ और उसको आप अगर अच्छे से कर लोगे तो उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा और ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता भी इसके अंदर नहीं पड़ेगी। तो अपने करते हैं स्टार्ट। देखो, उत्तल लेंस व अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल लेंस व अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी पोजीशन भी समान होती है। इसी प्रकार अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी पोजीशन, उनकी प्रकृति वो भी क्या होती है, समान होती है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि वस्तु को अपने कहाँ कहाँ रखते हैं। तो इसके अंदर 6 कंडीशन होती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, सबसे पहली कंडीशन है ये। फिर देखो इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य रखी हो। और इसके अंदर जो तीसरी कंडीशन है वो है जब वस्तु जब वस्तु 2f के ऊपर रखी हो। इसमें चौथी जो कंडीशन आती है वो आती है जब वस्तु दो एफ व एफ के मध्य रखी हो। 5 नंबर कंडीशन आती है जब वस्तु F पर रखी हो। और इसमें 6 नंबर कंडीशन आती है जब वस्तु O व F के मध्य रखी हो। F के मध्य रखी हो। तो देखो कि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें 6 पोजीशन होती है। या तो वस्तु रखी होगी अनंत पर,
यह वस्तु रखी होगी अनंत व 2f के मध्य, यह वस्तु रखी होगी 2f के ऊपर, यह वस्तु रखी होगी 2f और f के बीच में, यह वस्तु रखी होगी 2f पर, और यह वस्तु रखी होगी O यानी प्रकाशीय केंद्र व f के मध्य रखी होगी। अब देखो जब ये कंडीशन अपने सामने आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रत्येक का एक डायग्राम बनाना पड़ता है, एक रेखा चित्र बनाना पड़ता है लेंस बना के कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है, कहाँ जाके मिल रही है, और प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, या वास्तविक होगा या आभासी होगा। ये चीज़ें अपने को करने में काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है, तो अपने इसको एक बहुत ही आसान तरीके से करेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजिंग न हो, और एक ही डायग्राम के द्वारा, एक ही चित्र के द्वारा अपनी ये सारी की सारी कंडीशन पूरी हो जाए। तो देखो इसके लिए अपने सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ये है उत्तल लेंस और ये है इसका प्रकाशीय केंद्र O। और ये है इसकी मुख्य अक्ष। ये अनंत है, ये 2f1 है, ये होगा f1 और ये होगा यहाँ पे f2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2f2 और ये हो जाएगा यहाँ पर अनंत। यही कंडीशन होती है प्रतिबिंब के अंदर कि या तो वस्तु अनंत पे होती है, या अनंत व 2f के मध्य होती है, या 2f के ऊपर होती है, या 2f व f1 के बीच होती है, या f1 व प्रकाशीय केंद्र O के बीच होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसके अंदर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब लेंस के आगे बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटी सी टेबल बनाएंगे कि इसमें प्रतिबिंब की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर बनाते हैं अपनी छोटी सी टेबल। यहाँ पर अपन लिखते हैं वस्तु, यानी कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, और यहाँ पर लिखेंगे अपने प्रतिबिंब, इमेज, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब अपने क्या करने हैं कि वस्तु अपने जो लेंस होता है उसके आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं, उसके पीछे रखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके आगे बनता है। तो हमें क्या करना है, जो वस्तु है उसके अंदर इस पूरी कंडीशन को अपने यहाँ रख देंगे। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सबसे पहले है यहाँ पे अनंत, सबसे पहले क्या है यहाँ पे अनंत है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद है यहाँ पे 2f1 और इसके बाद क्या है यहाँ पे, इसके बाद है यहाँ पे f1। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल लेंस के आगे बनता है। तो इस कंडीशन को उठा के हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, सबसे पहले f2, उसके बाद आएगा 2f2 और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा अनंत। बस इतना ही काम करना है हमें, और इन सब के उत्तर आप आराम से दे सकते हो। और इसके अंदर अपने एक छोटी सी कंडीशन लिखेंगे। वो कंडीशन ये लिखेंगे कि जो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो होता है ना, उससे जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी खासियत क्या होती है, वो प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक व उल्टे। यानी इस टेबल में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वास्तविक व उल्टे बनेंगे। तो अब हमें ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिबिंब आभासी होगा या सीधा होगा। हमें पता है कि उत्तल लेंस व अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। अब देखो इसके बाद में बात आती है
कि इसके अंदर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो अगर अपने आकार की बात करें तो ये दोनों कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन बराबर की है, दोनों कंडीशन बराबर की है, 2f और 2f। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा बराबर, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो इधर ये क्या है, वस्तु रखी है अनंत पर। अनंत जो होता है वो f से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा छोटा, इधर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब छोटा बन जाएगा। अब ये वस्तु है f और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, यानी अनंत क्या है, इस f से बड़ा होता है। तो इस साइड अगर अपने बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा बड़ा। तो अपने आकार वाली कन्फ्यूजिंग भी दूर होगी कि जब 2f के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो आकार क्या होगा, छोटा होगा। 2f के इधर प्रतिबिंब बनेगा, 2f पर प्रतिबिंब बनेगा, आकार क्या होगा, उसका बराबर होगा। 2f के इधर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। और 2f के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। वो अपने करते हैं, सबसे पहला अपने पास जो पोजीशन है वो है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको देखना है कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पे बन रहा है। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा होगा, इधर कैसा आकार होगा, छोटा होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। तो अपनी पहली वाली कंडीशन कंप्लीट होगी। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य रखी हो। कहाँ रखी है, अनंत और 2f के बीच, यानी दोनों के बीच रखी है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी बनेगा F2 और 2F2 के बीच, यानी इसके बीच बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, F2 और 2F के बीच प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। आकार क्या होगा, मैंने बताया था कि 2f के बाद इधर वाली साइड में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो दो कंडीशन अपनी कंप्लीट होगी। अब तीसरी कंडीशन आती है कि जब वस्तु 2f के ऊपर रखी हो, यानी कहाँ रखी हो, 2f के ऊपर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2f के ऊपर बनेगा। यानी वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f2 के ऊपर बनेगा। ये कंडीशन बराबर की है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा होगा। तो तीन कंडीशन अपनी कंप्लीट होगी। फिर आती है इसकी चौथी कंडीशन, वो होती है कि जब वस्तु को 2f और f के मध्य रखते हैं। कहाँ रखी है, वस्तु को अपने 2f1 और f1 के बीच रखी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, तो प्रतिबिंब बन जाएगा इन दोनों के बीच, 2f2 और अनंत के बीच बन जाएगा। अब देखो इस साइड अगर अपने बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आकार होगा बड़ा, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। तो अपनी 4 नंबर कंडीशन भी कंप्लीट होगी। अब 5 नंबर कंडीशन आती है कि जब वस्तु को f पर रखा हो। कहाँ रखी हो, जब वस्तु f पर रखी हो। तो जब वस्तु f पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। तो अपनी ये पहली 5 कंडीशन इससे पूरी हो जाती है। छठी कंडीशन इससे पूरी नहीं होती। छठी कंडीशन को अपने अलग से बनाएंगे। तो पहले ये 5 कंडीशन अपने एक ही डायग्राम के द्वारा पूरी कर ली है, इस डायग्राम के द्वारा और इस टेबल के द्वारा। इस टेबल को आप एक बार याद कर लेना, उसके बाद इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और टेबल को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। पहले अपने वस्तु रखते हैं, उसके बाद क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जो होती है वो कहाँ रखी होती है, लेंस के पीछे रखी होती है। तो पीछे वाली जो कंडीशन है इसको यहाँ रख दोगे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आगे बनता है। तो आगे वाली जो पोजीशन है उसको आप उठा के यहाँ रख दोगे और इसको आप देख लोगे कि अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब F2 पे बनेगा। अनंत और 2f के बीच रखी है तो प्रतिबिंब F2 और 2f2 के बीच बनेगा। 2f1 के ऊपर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 के ऊपर बनेगा। और जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। और जब वस्तु को f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टी होगी।
तो आप इसको कीजिए पहले नोट, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। तो पहले ये नोट कीजिए। चलो अपने बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो इसके अंदर एक कंडीशन बनती है कि जब वस्तु F और प्रकाशी केंद्र के बीच रखी हो, तो इसके अंदर जो 6 नंबर कंडीशन है वो है जब वस्तु F व प्रकाशी केंद्र के मध्य रखी हो। अब देखो वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत और प्रकाशी केंद्र के मध्य रखी है। तो यहाँ पर बनाएंगे अपने, सबसे पहले ये बना दिया अपने उत्तल लेंस, और ये होता है इसका प्रकाशी केंद्र O। ये होती है इसकी मुख्य अक्ष, ये होता है इसका फोकस नंबर 1, ये होता है इसका 2F1। इसी प्रकार इधर ये हो जाएगा इसका F2 और ये हो जाएगा इसका 2F2, ये कंडीशन। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, F व प्रकाशी केंद्र के मध्य है। तो ये F1 है और ये है प्रकाशी केंद्र, इन दोनों के मध्य यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है A और B। ये कोई वस्तु है A और B, कहाँ रखी हुई है, प्रकाशी केंद्र और F1 के बीच रखी हुई है। तो देखो सबसे पहली प्रकाश किरण है वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस में से गुजरती है। तो ये गुजर जाएगी किस में से, मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी, इसमें से। दूसरी देखो कहाँ से गुजरती है, दूसरी जो प्रकाश किरण है वो गुजरती है किस में से, प्रकाशी केंद्र में से। अब जो किरण प्रकाशी केंद्र में से गुजरती है वो बिना मुड़े कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो देखो ये दोनों प्रकाश किरणें आगे जाके कहीं नहीं मुड़ रही, यानी आगे जाके क्या हो रही है, इनके बीच दूरी बढ़ रही है, ये कहीं नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर बढ़ा देंगे।
जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये पीछे की ओर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश। अब देखो कि जब वस्तु F व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब बनता है लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु रखी है। तो लिख देंगे अपने लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु रखी है, यानी कहाँ बन रहा है, उसी ओर बन रहा है जिस ओर वस्तु रखी हुई है। वस्तु लेंस के पीछे रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है। फिर बात आती है कि लेंस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, किस आकार का होगा प्रतिबिंब। अब देखो वस्तु का आकार इतना बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार इससे बहुत बड़ा है, तो अपन लिखते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा। तो लिख देंगे अपने प्रतिबिंब का आकार होगा इसके अंदर बहुत बड़ा। फिर बात आती है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, किस प्रकृति का होगा प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो प्रकृति में लिख देंगे आभासी व सीधा। तो ये लिख देंगे आभासी व सीधा। अब देखो कि जब वस्तु F और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु रखी हो। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधा होगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अधिकांशतः वास्तविक व उल्टे बनते हैं, लेकिन एक कंडीशन जो कौन सी होती है, F व प्रकाशीय केंद्र के मध्य वाली, इसके अंदर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर ये पूछी जा सकती है कि अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब सीधा बने। तो अवतल लेंस में वस्तु को F व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। और बाकी जो कंडीशन है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से उल्टे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको कीजिए नोट, फिर अपने बढ़ते हैं आगे। चलो अपने बढ़ते हैं आगे। तो उत्तल लेंस व अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब अपने कंप्लीट होते हैं। अब अपने करेंगे अवतल लेंस व उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब।
अब अपने हेडिंग लगाएंगे अवतल लेंस व उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब देखो अवतल लेंस व उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, आभासी व सीधे होते हैं। आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं सदैव लेंस के पीछे। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए सबसे पहला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है प्रतिबिंब की। तो इसमें प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी व सीधा। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा होता है। फिर देखो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, प्रतिबिंब किस आकार का बनता है इसके अंदर, प्रतिबिंब का आकार। तो इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा, वो होगा छोटा। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। फिर देखो प्रतिबिंब की पोजीशन कहाँ होती है, स्थिति कहाँ होती है, कहाँ बनता है प्रतिबिंब। तो इसमें प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे। तो कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे। बस इसमें इतना ही करना है कि अवतल लेंस उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं सदैव आभासी व सीधे, वस्तु से छोटे, और पोजीशन कहाँ होती है, लेंस के पीछे होती है। तो इसको कीजिए आप नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। कर लिया नोट सभी ने। अब देखो अपने आज वाले सेशन के अंदर अपने किया है कि उत्तल लेंस व अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इसके अलावा अवतल लेंस व उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, जो इस चैप्टर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसकी आप अगर प्रैक्टिस करोगे 2 या 3 बार तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ये आपके हमेशा याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न सीधे पुटअप होते हैं। वो आपसे ये पूछता है कि एक अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन देगा आभासी व उल्टा, या देगा वास्तविक व सीधा, या देगा वास्तविक व उल्टा, या देगा आभासी व सीधा। तो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है अवतल लेंस की। और अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव आभासी व सीधा होगा। और या वो आपसे पूछेगा कि हमें किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे या किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो लेंस तो अपने कौन सा लेंगे, अवतल लेंस लेंगे, और दर्पण कौन सा लेंगे, अपने उत्तल दर्पण लेंगे। तो उत्तल दर्पण व अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सदैव छोटे होते हैं। अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर आकार का प्राप्त करना है तो हम किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेंस की अगर बात आए तो किस लेंस का करेंगे, अपने उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर दर्पण की यहाँ बात आए तो दर्पण अपने किसका इस्तेमाल करेंगे, समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो आज अपने बढ़ते हैं आगे। इसके बाद
अब इसके बाद आता है कि लेंस सूत्र व दर्पण सूत्र। तो आप हेडिंग लगाओगे लेंस सूत्र व दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र व दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले अपने करते हैं लेंस सूत्र। लेंस फॉर्मूला या लेंस सूत्र। अब देखो लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र होता है 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U। ये होता है लेंस सूत्र। अब यहाँ पर आप देखो F बराबर क्या है। F बराबर है लेंस की फोकस दूरी। तो लिख देंगे F इज इक्वल टू लेंस की फोकस दूरी। और फिर देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या होगा। तो V बराबर होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और फिर देखो यहाँ पर U बराबर क्या होगा। तो U बराबर होगा प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। तो लेंस सूत्र हो गया 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U। यहाँ पर F क्या है। F है लेंस की फोकस दूरी। V क्या है यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। तो पहले आप इसको कीजिए नोट, फिर अपने करते हैं दर्पण सूत्र। चलो अब अपने करते हैं दर्पण सूत्र। देखो दर्पण सूत्र होता है 1/में F बराबर 1/में V। और यहाँ क्या लगा देंगे प्लस। लेंस में क्या लगेगा माइनस और दर्पण में क्या लगेगा प्लस लगेगा 1/में U। अब देखो यहाँ पर F मतलब क्या है। F मतलब है दर्पण की फोकस दूरी। ये होगी दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ पर V मीन्स क्या है। तो V मीन्स है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है प्रकाशिक केंद्र। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है ध्रुव कहलाता है। और फिर देखो U बराबर क्या होगा यहाँ पर।
तो u बराबर होगा ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो इसको कीजिए आप नोट। तो अब अपना ये हो गया कंप्लीट दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। अब अपने बढ़ते हैं आगे और अब अपने करेंगे लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता या लेंस की पावर किसे कहते हैं, क्या होती है लेंस की क्षमता। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। अब देखो लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता का मतलब होता है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ता है और कितना फैलाता है। कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी, और कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना कम मोड़ता है उस लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो अपने कहते हैं कि लेंस की क्षमता का मतलब होता है उस लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ना, कि अगर वो अधिक मोड़ रहा है तो क्षमता क्या हो जाएगी उसकी, अधिक हो जाएगी। अगर वो प्रकाश की किरणों कम मोड़ता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो लेंस की क्षमता जो होती है वो उसकी फोकस दूरी से प्रभावित होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी क्षमता घट जाएगी। क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी का उल्टा होती है, उसका विपरीत होती है कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी। तो अपने ये कहते हैं कि लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। क्षमता का जो प्रतीक होता है वो होता है P, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं अपने। तो लिखेंगे अपने P बराबर 1/F, ये होती है मीटर में। यानी किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है कि लेंस की पावर बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, पावर घटेगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। फिर बात आती है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, किस पे मापते हैं अपने इसे। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से लिखते हैं। फिर बात आती है कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है। तो अपने कहते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। इसकी क्षमता किस में होगी, माइनस में होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। क्षमता को अपने P से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो P इज इक्वल टू 1/f। f को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं कि क्षमता का मान बढ़ेगा तो फोकस दूरी का मान घटेगा, क्षमता का मान घटेगा तो फोकस दूरी का मान बढ़ेगा। फिर बात आती है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसको किस से लिखते हैं, कैपिटल D से लिखते हैं। फिर बात आती है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो इसकी क्षमता होती है माइनस में ऋणात्मक। अगर किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर माइनस में है, इसका मतलब उसे कौन सा लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर प्लस में है, इसका मतलब उसे कौन सा चश्मा लगा हुआ है, तो उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। फिर बात आती है कि अपने पास दो लेंस है, उन दो लेंसों की संयुक्त क्षमता कितनी होगी, तो संयुक्त क्षमता होगी कि अपने लेंस 1 और 2 दोनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, उन दोनों की संयुक्त क्षमता आ जाएगी। तो बात आती है संयुक्त क्षमता की, तो ये हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2। अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि कोई लेंस A जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है और लेंस B जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इन दोनों की संयुक्त क्षमता क्या होगी, तो अपने क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अब देखो इसके अंदर आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, कंडीशन वो ध्यान रखनी है, अगर वो आपको ये देता है कि कोई एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर है और एक दूसरा उत्तल लेंस जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इन दोनों की संयुक्त क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले देखो कौन सा लेंस दिया उसने दिया है आपको अवतल लेंस, क्षमता कितनी दी है, 5 डायोप्टर दी है इसकी क्षमता। अब देखो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, क्षमता किस में होगी, माइनस में, यहाँ क्या लिख देंगे अपने, प्लस। तो दूसरा कौन सा दिया है, उत्तल लेंस, इसकी क्षमता कितनी दी है, 2 डायोप्टर, तो यहाँ लिख देंगे 2 डायोप्टर। तो इनकी संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी क्षमता इनकी संयुक्त, इसको अपने माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -3, यानी -3 हो जाएगी, क्योंकि माइनस है इसमें से घट जाएगी ये। तो अपने बात आती है कि दो संयुक्त लेंसों की क्षमता होती है वो होती है P बराबर P1 प्लस P2 होती है। अब बात आती है कि धूप का जो चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0, यानी 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि धूप का जो चश्मा होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। जब किसी लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो धूप के चश्मे की क्षमता कैसी होती है, 0 होती है, 0 डायोप्टर होती है। जबकि नज़र का जो चश्मा होता है उसकी क्षमता निश्चित होती है। निश्चित क्यों होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी निश्चित होती है। तो आप पहले लगाइए हेडिंग और फिर इसमें लिखना कीजिए स्टार्ट, लेंस की क्षमता। इसमें लिखिए लेंस की क्षमता से यह पता चलता है, लेंस की क्षमता से यह पता चलता है कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ता है। जो लेंस प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता अधिक तथा जो लेंस प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है उसकी क्षमता कम होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। इसको नोट कीजिए, P बराबर 1/f, f किस में है, मीटर में। इसको नोट कीजिए पहले। फिर लिखिए मात्रक, इसमें लिखिए डायोप्टर यानी कैपिटल D, डायोप्टर यानी क्या हो जाएगी, कैपिटल D।
फिर लिखिए उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, आगे लिखिए धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। फिर लिखिए अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। फिर नेक्स्ट लिखिए दो संयुक्त लेंसों की क्षमता, दो संयुक्त लेंसों की क्षमता, नोट कीजिए P बराबर P1 प्लस P2, दो संयुक्त लेंसों की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। अब इसके बाद नोट लगाइए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए धूप के चश्मे की क्षमता, धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होती है, धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होती है। क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है। अब इसके बाद में बात आती है कि लेंस की क्षमता में परिवर्तन की, क्या किसी लेंस की क्षमता में परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, किसी लेंस की क्षमता में परिवर्तन हो सकता है। कैसे होगा परिवर्तन? कि कोई लेंस है, उस लेंस का जो अपवर्तनांक है, अगर अपने उस लेंस को या किसी अपवर्तनांक वाले लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं, एक ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक या तो लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, या लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, या लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो इस कंडीशन में लेंस की क्षमता बदल जाती है। तो अपन लिखते हैं लेंस की क्षमता में परिवर्तन। लेंस की क्षमता में परिवर्तन। अब देखो, लेंस की क्षमता में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस पे निर्भर करता है? तो लेंस की क्षमता में परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लो अपने पास कोई म्यू अपवर्तनांक वाला एक लेंस है, म्यू अपवर्तनांक वाला क्या है, अपने पास कोई एक लेंस है। इस लेंस को अपने म्यू डैश अपवर्तनांक वाले किसी द्रव के अंदर डुबोते हैं। तो इस स्थिति में तीन कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन क्या बनती है? देखो, पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो। तो इन तीन कंडीशन में लेंस की क्षमता में परिवर्तन होता है। तो देखो, सबसे पहली अपने जो कंडीशन बनाते हैं वो देखो, ये कोई द्रव है अपने पास, ये सबसे पहली कंडीशन है। और ये इसकी सेकंड कंडीशन है। और ये है इसकी थर्ड कंडीशन। अब देखो, पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन अपने को कहती है म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश। दूसरी कंडीशन कहती है म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश। और तीसरी कंडीशन कहती है म्यू लेस देन म्यू डैश। अब देखो, तीन कंडीशन आ गई अपने सामने। तो इसमें देखो, सबसे पहली कंडीशन अपने क्या कहती है? सबसे पहली कंडीशन कहती है कि जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो,
जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो तो लेंस की क्षमता घट जाएगी और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखो अपने पास म्यू कोई एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू है, एक कोई द्रव है जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू डैश है। इस लेंस को अपने इस द्रव में डुबोते हैं तो तीन कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन क्या बन रही है कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है। इस कंडीशन में लेंस की क्षमता घट जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है व लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक क्या है, बराबर है। अब क्या होगा कि लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और जब लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, इसको जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऐसे द्रव में अगर लेंस को डुबोएंगे तो लेंस अदृश्य हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। कि लेंस को अगर अपने एक ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसमें डुबोने के बाद लेंस अदृश्य हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, तो उसमें लेंस व द्रव का अपवर्तनांक होता है, कैसा होगा, बराबर होता है। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। इस कंडीशन में लेंस की क्षमता घट जाएगी और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा लेंस की प्रकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो देखो थर्ड कंडीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या करते हैं अपने इसके अंदर कि जब किसी लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी कि वो लेंस तो कैसा होगा, लेंस तो होगा वो उत्तल लेंस, लेकिन वो व्यवहार कौन सा करेगा, व्यवहार करेगा अवतल लेंस का, यानी अवतल लेंस के गुणों को दर्शाएगा वो। इसी प्रकार से कोई अवतल लेंस होगा वो ऐसे द्रव में डुबोने पर उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। किसके गुण दर्शाता है, वो उत्तल लेंस के गुण दर्शाता है। तो कैसे द्रव में डुबोएं लेंस को कि उसकी प्रकृति बदल जाए, लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी प्रकृति बदल जाती है। तो आप कीजिए इसमें लिखना स्टार्ट। सबसे पहले लिखिए लेंस की क्षमता में परिवर्तन और इसमें लिखिए लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता व फोकस दूरी दोनों बदल जाती है। उसकी क्षमता व फोकस दूरी दोनों बदल जाती है। यह लेंस व द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यह लेंस व द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। माना कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले लेंस में डुबोते हैं तो तीन स्थितियां बनती है। कितनी कंडीशन बनेगी इसमें, तीन कंडीशन बनेगी। देखो कौन कौन सी बनती है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो लिखो आप। सबसे जो पहली कंडीशन है वो क्या है, वो है म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश। और इसके अंदर आप लिखिए क्षमता, इसमें लिखिए लेंस की क्षमता क्या होगा, घट जाती है। लेंस की क्षमता घट जाएगी। फिर लिखो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगी।
और फिर लिखो लेंस की प्रकृति कैसी रहेगी, नो चेंज, अपरिवर्तित। लेंस की प्रकृति कैसी होगी, अपरिवर्तित होगी। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश, यानी लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो क्या होगा, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य। क्षमता शून्य कब होती है, जब फोकस दूरी अनंत हो। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फोकस दूरी हो जाएगी यहाँ पे लेंस की अनंत। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन कहती है म्यू लेस देन म्यू डैश, यानी लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो क्या होगा, इसमें देखो, इसमें होगा लेंस की क्षमता क्या होगा, घट जाएगी। क्षमता घट जाएगी तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और प्रकृति क्या होगी, लेंस की परिवर्तित हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी प्रकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी कैसे हो जाएगी परिवर्तित, ऐसे हो जाएगी, उत्तल लेंस जो है वो व्यवहार करेगा किसका, अवतल लेंस, और अवतल लेंस जो है वो व्यवहार किसका करेगा, उत्तल लेंस का करेगा। यानी अब क्या होगा, इसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित का मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो आप इसको नोट कीजिए पहले। कर लिया सभी ने नोट। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम। मिलते हैं कल अपने नए सेशन के साथ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।